Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today we are going to start the 14th lecture of Calculus of Variation. हम second part जो है Calculus of Variations जो है उसका discuss कर रहे हैं, in which we are going to discuss the generalizations of the first part. Generalization in the sense different generalizations हम करेंगे जिसमें functional हमारा higher order derivatives पे भी हो, parametric equations और all these things जो कि 22-23 लेक्चर तक हम ये सेकंड पार्ट जो है इसको कंप्लीट करेंगे. आज के लेक्चर में लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन टुडेज लेक्चर. हमारा आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स. इनफैक्ट कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का यू कैन अंडरस्टैंड इफ आई रिकॉल यू कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस or getting the maximum or minimum curves for certain given functional. उनके लिए आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप फंक्शनल को के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं. वेदर यू आर गोइंग टू हैव फर्स्ट ओनली वन ordinary differential equation as your Euler-Lagrange equation, or whether you are going to have the partial differential equation, only one partial differential equation for the Euler-Lagrange equation, or you are going to have a system of ordinary differential equations, and this case arises whenever you have only one dependent variable and there are several one independent variable and there are several independent dependent variables. जब आपके पास independent variable एक हो और आपके dependent variable एक से ज्यादा हो तो Euler-Lagrange equations आपकी इनफैक्ट system of ordinary differential equations होती हैं. अगर आपके पास dependent variable एक ही हो और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा हो और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो आपकी Euler-Lagrange इक्वेशंस जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं. और ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल से रियलाइज भी करवाया था कि वी हैव सर्टेन फंक्शनल इन विच वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द Euler-Lagrange इक्वेशंस ऑफ दैट फंक्शनल बिकम्स द Laplace equation और Poisson equation जो कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. और उनका सोल्यूशन जो है इफ द प्रॉब्लम इज लीनियर देन द सोल्यूशन वी मे हैव द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अदरवाइज इफ द प्रॉब्लम इज लीनियर देन वी आर इन ट्रबल. नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टफ हैं सॉल्व करने के लिए. तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा. अब एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप नोटिस कर सकते हैं कि एग्जाम्पल्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की सॉल्व करना. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिस्टम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज अराइज्ड फ्रॉम द सर्टेन फंक्शनल. यहां फिर एक सिस्टम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, यहां फिर एक नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. पहला स्टेप तो ये है कि गिवन फंक्शनल से हम सिस्टम ऑफ ओडीईज, वन ओडीई और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचे. फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि आप उसको सॉल्व कर सकें. अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई कैन टेल यू, और इन योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक फॉर एग्जांपल जिल की जो टेक्स्ट बुक नॉर्मली पाकिस्तान में लगवाई जाती है उसमें देयर आर सेवरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच डज नॉट हैव द सॉल्यूशन. अब अगर उनका सॉल्यूशन नहीं आता तो देयर आर ओनली वन वे कि आपके पास एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, यू गो फॉर द न्यूमेरिकल टेक्निक. तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स ये सब जो है ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो आपकी सेकंड ऑर्डर हैं यू कैन इजीली सॉल्व इट. लीनियर है सॉल्व कर सकते हैं. नॉन लीनियर आ जाए मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस वन. अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए लीनियर है सिंपल है यू कैन सॉल्व इट. अदरवाइज नॉन लीनियर आ जाए देयर इज नो पर्टिकुलर टेक्निक फॉर
many type of nonlinear partial differential equation which can handle a large class of nonlinear partial differential equation. The technique for solving the ordinary differential equation, ordinary differential equations के लिए तो फिर भी हमारे पास जनरलाइज थ्योरी है, सिस्टम्स के लिए भी, डायनामिकल सिस्टम्स के लिए भी और आपके ODEs के लिए भी, लेकिन partial differential equation lacks the generalized theory for system of partial differential equations and system of or non-linear partial differential equation. तो आज के लेक्चर में कुछ मैं एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा और सेकेंडली वी विल सी कि भाई हमारा फंक्शनल जो है, फंक्शनल डिपेंड कर रहा है y ऑफ x पे. अब y ऑफ x अगर मेरा जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस से डिफाइन किया जाए तो क्या मेरी आयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो है वो चेंज होंगी? अगर चेंज होंगी तो अंडर विच कंडीशंस जो हैं हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम या मिनिमम जो है उनकी श्योरिटी होगी, और अगर चेंज नहीं होती तो क्या हम एक फंक्शनल को पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर दी गई हो y ऑफ x की पुट करने से हमारा पैरामीटर जो है एक नया पैरामीटर t आ जाएगा और हमारे दो डिपेंडेंट फंक्शंस बन जाएंगे x ऑफ t एंड y ऑफ t जो के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं y ऑफ x के. इस केस में हम देखेंगे कि जो आयलर लैग्रांज इक्वेशंस आती हैं अगर हम पैरामीटर्स ना यूज करें और अगर पैरामीटर्स यूज करके जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है, दो डिफरेंट आयलर लैग्रांज इक्वेशन आ रही है ना, तो हमारा क्या हम एक अगर दिया गया हो तो दूसरे तक पहुंच सकते हैं, अगर पहला दिया गया है तो सेकंड वन जो है उस तक हम इवन वी कैन मूव अराउंड एक आयलर लैग्रांज इक्वेशन से दूसरी तरफ और दूसरी आयलर लैग्रांज इक्वेशन से पहले की तरफ हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते. ये ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सम theorem and proofs. I am going to present you the proof of certain results correspond to the parametric equations of whenever the curve is given in terms of the parametric equations. So let's go to the slides and see what we have in today's lecture. So first of all, today is the 14th lecture of calculus of variations and we have, पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि I am going to start this lecture with an example. तो पहला काम क्या है? पहला काम मेरा ये है कि मैं ये चेक करूं कि भाई ये फंक्शनल जो है ये किस तरह का है. इंटीग्रल जो है एक ही इंटीग्रल है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा कितने हैं? आई हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x. अब डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे y के भी नजर आ रहे हैं, z के भी नजर आ रहे हैं और फंक्शनल जो है वो भी मेरा y और z दो जो है डिपेंडेंट फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब है कि मेरे पास y ऑफ x और z ऑफ x ये मेरे दो डिपेंडेंट फंक्शंस जो हैं वो हैं. अब ये दो डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आई विल हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एज आयलर लैग्रांज इक्वेशंस. वो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मेरी क्या होंगी? वो ये आयलर लैग्रांज इक्वेशंस अगर मैं लिखना चाहूं फॉर दैट फंक्शनल वो ये होंगी पार्शियल f और ये मेरा कंप्लीट f है. दिस इज माय f, पार्शियल f ओवर partial y minus d over dx independent variable partial f over partial y prime equals 0. This is correspond to the dependent variable yx. और दूसरी मेरी आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी? partial f over partial z minus d over dx partial f over partial z prime equals naught. This is correspond to z of x. अब f मेरा ये कंप्लीट है
मैंने क्या पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने, सो आई विल कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जो है वो मेरा 2 ऑफ z आएगा. पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम जो है ये मेरा 2y प्राइम आएगा. तो फर्स्ट वाली जो मेरी आयलर लैग्रांज इक्वेशन कोरस्पॉन्ड टू y वाली है वो मेरी आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2z माइनस डी ओवर डी एक्स 2y प्राइम इक्वल्स नॉट, जो कि सिंप्लीफाई करके आई कैन राइट इट एज z माइनस y डबल प्राइम इक्वल्स नॉट. ये मेरी फर्स्ट आयलर लैग्रांज इक्वेशन कोरस्पॉन्ड टू y जो है ये बन रही है. अब आयलर लैग्रांज इक्वेशन कोरस्पॉन्ड टू z अगर मैंने करनी है तो आई हैव टू कैलकुलेट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z विच इज 2y partial f over partial z prime which is 2z prime. So my second Euler Lagrange equation become 2y minus d over dx 2z prime equals naught, and ultimately I have y minus z double prime equals naught. ये मेरी सेकेंड कोरस्पॉन्ड टू z आयलर लैग्रांज इक्वेशन बन गई. अब फ्रॉम दिस फर्स्ट वन इक्वेशन आई कैन हैव z इक्वल्स y डबल प्राइम. अब z की वैल्यू यहां पे मैं डाल देता हूं. दिस विल बिकम माइनस, ये क्या था z डबल प्राइम, ये है d2 ओवर dx स्क्वायर, और z इक्वल्स किसके आ रहा है, y डबल प्राइम के इक्वल्स नॉट, और ये सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो दैट विल बिकम डी फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है. ये आप देखें आपको यू हैव टू सॉल्व द फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इन दिस केस वी आर लकी दैट वी आर हैविंग द लीनियर इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डी वाई ओवर डी एक्स 4 माइनस वाई इक्वल्स नॉट, ये आपके पास आ रही है. अब ये लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है. ये आपको पता है कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है d4 माइनस 1 इक्वल 0 आएगी. अब इसकी रूट्स पे जो है सोल्यूशन डिपेंड करता है. रूट्स इसकी क्या आ रही हैं, d4 इक्वल्स 1. फर्दर मोर अगर मैं करूं डी स्क्वेयर इक्वल्स प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वेयर रूट मुझे लेना पड़ेगा, इट मीन्स डी स्क्वेयर इक्वल्स 1 है एंड डी स्क्वेयर इक्वल्स माइनस 1 है. डी स्क्वेयर इक्वल्स 1 जो है वो फर्दर प्लस माइनस 1 रियल रूट्स हमें दे देता है, ठीक है. और डी स्क्वेयर इक्वल्स माइनस 1, ये प्लस माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें देगा. अब ये इस इक्वेशन को फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस थी, इमेजिन करें कि अब यहाँ पे अगर इनहोमोजीनियस इक्वेशन होती, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व द इनहोमोजीनियस इक्वेशन. अगर नॉन लीनियर इक्वेशन होती तो फोर्थ ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, यू मे हैव द सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट हैव द सॉल्यूशन, इट डिपेंड्स. तो ये जस्ट रियलाइज करवा रहा हूं कि इट्स नॉट एन इजी टास्क टू सॉल्व द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस प्रॉब्लम. तो मेरा y ऑफ x जो है ये क्या बन जाएगा, c1 e रेज टू पावर x, c2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस c3 साइन ऑफ x प्लस c4 cos ऑफ x. दिस इज माई y ऑफ x. अब इमीडिएटली मेरा z किसके इक्वल है, z तो मेरा इक्वल आया था एक y वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन के, z इक्वल्स y डबल प्राइम था. तो y ये मैंने इवेल्युएट कर लिया है, ऑल दो मैंने कॉन्स्टेंट्स इवेल्युएट करने हैं अभी बाय यूजिंग दीज कंडीशंस. अगर ये कंडीशंस ना दी गई होती तो मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाते विच आर द कैंडिडेट्स फॉर द एक्सट्रीमल्स ऑफ दिस फंक्शनल. अभी क्योंकि मेरे पास ये बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं तो मैं z को पहले कैलकुलेट करूंगा. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y का वो मैं यहां लिख रहा हूं,
y dash of x equals c1 e raised to power x minus c2 e raised to power minus x प्लस c3 साइन का आपका cos x हो जाएगा माइनस c4 cos का आपका sin x हो जाएगा और y डबल प्राइम x जो है ये क्या बन जाएगा c1 e raised to power x प्लस c2 e raised to power x माइनस c3 sin of x माइनस c4 cos of x ये आपका जो है y डबल प्राइम x जो है ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा z इनफैक्ट इक्वल्स किसके हुआ c1 e raised to power x प्लस c2 e raised to power minus x minus c3 sin x minus c4 cos x। अब इनसे मैंने कांस्टेंट, क्योंकि मुझे बाउंड्री कंडीशंस भी दी गई हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है y0 इक्वल 0, तो 0 इक्वल्स x इक्वल 0 यहां पे डाल दें इस सॉल्यूशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या आएगी c1 प्लस c2 क्योंकि e रेज़ टू पावर 0 1 होता है प्लस c3 0 बन जाएगा प्लस c4 cos ऑफ 0 1 होता है। सेकंड कंडीशन अगर मैं अप्लाई करूं, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ रही है। दीज आर द इक्वेशंस फॉर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ द c1 c2 c3 एंड c4। First equation and I will have 4 equations correspond to each this condition। अभी मैंने सिर्फ ये यूज किया, अब मैं ये यूज करूंगा, फिर z पे ये यूज करूंगा, फिर ये यूज। तो अगर z 0 इक्वल 0 मैं यूज करूं तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आएगी c1 प्लस c2 c3 0 हो जाएगा माइनस c4। This is my second equation by using z 0 equal 0। अब y पाई बाय 2 पे जो है वो 1 इक्वल्स, अगर y वाली में पुट करूं तो c1 e raised to power पाई बाय 2 प्लस c2 e raised to power माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 1 होता है, c3 cos पाई बाय 2 0 होता है। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन z इक्वल्स पाई बाय 2 जो है इसको अगर मैं चेक करूं तो z इक्वल्स पाई बाय 2 वो भी 1 है। सो आई विल हैव, लेकिन मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा c1 e raised to power पाई बाय 2 प्लस c2 e raised to power माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे जो है आपका साइन जो है वो 1 होता है c3। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आई कैन हैव द वैल्यूज ऑफ c1 c2 c3 एंड c4। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, वैसे अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो आपने लीनियर अलजेब्रा में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। e रेज़ टू पावर पाई बाय 2 जो है ये कोई कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2 जो है ये कोई कांस्टेंट है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लीनियर अलजेब्रा में आपने सीखा हुआ है हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है सॉल्व करके डिटरमिन कर सकते हैं c1 c2 c3 की वैल्यूज एंड दीज विल बी द कर्व्स व्हिच कुड मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दिस फंक्शनल। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ c1 c2 c3 एंड c4 बाय यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड करूं देन आई विल हैव c1 प्लस c2 इक्वल्स 0। 2 आएगा लेकिन 2 तो 0 नहीं हो सकता, यहां से c1 इक्वल्स माइनस c2 आएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर 3 और 4 को भी ऐड करूं तो ये वहां से भी यही इंफॉर्मेशन आ रही है। तो साइमल्टेनियसली आप अब ये c1 इक्वल्स माइनस c2 आप किसी दो इक्वेशंस में पुट करके एंड यू विल अल्टीमेटली गेट द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स। और अगर कुछ पता नहीं चल रहा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें जो कि आपने लीनियर अलजेब्रा में सीखा हुआ है।
for solving the system of linear equations. 1 1 0 1 0, ये फर्स्ट इक्वेशन की जो है वो मैंने कोफिशिएंट लिख लिया है, और जो आपका फिफ्थ कॉलम है वो राइट हैंड साइड ऑफ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरी इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो 1 1 0 -1 और 0. थर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो ये e रेज़ टू पावर π/2 जो कि कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर -π/2 जो कि अनदर कांस्टेंट है, c3 की वैल्यू 1 है और इक्वेशन के दूसरी तरफ वो भी 1 नहीं है. सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड क्या बनेगी, e रेज़ टू पावर π/2, e रेज़ टू पावर -π/2 एंड -1 एंड 1. अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एचेलॉन फॉर्म निकाल के यू कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स. सो दिस इज द वे हाउ यू डिटरमिन how you solve the calculus of variation problems. Let's go to the next slide and see what we have on the next slide. Next slide पे भी दो ही examples हैं. अब इनकी सिर्फ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो मैं डिटरमिन करूंगा. आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो कि सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, इनको सॉल्व आप खुद से करेंगे. फॉर एग्जांपल पहले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, आई विल हैव 2 आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन. अब मैं ज़रा क्विकली करता हूं क्योंकि पहली एग्जांपल जो है वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है. सो एफ मेरा ये है. इस केस में पहली एग्जांपल के एफ को मैं f1 कह रहा हूं, y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम z प्राइम. सो माय आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस correspond to this one will be I have to calculate the partial f1 over partial y, which is 0. I don't see y here. Partial f1 over partial y prime, which is y prime plus z prime. So my first equation is minus Euler-Lagrange equation for this problem. The first problem is minus 0 minus d over dx y prime plus z prime equals naught, and it becomes y double prime plus z prime equals naught. और ये बनती है या ये भी बनती है. अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो y prime plus z prime equals constant, let's say c1. This is my first equation for this one. अब सेकेंड इक्वेशन जो है पार्शियल f1 ओवर पार्शियल z जो है, z भी मुझे एक्सप्लिसिटली कहीं नजर नहीं आ रहा, दैट इज 0. पार्शियल f1 ओवर पार्शियल z प्राइम जो है ये क्या होगा, y प्राइम प्लस 2z प्राइम, z प्राइम. यहां पे भी 2y प्राइम होगा, 2 होगा यहाँ पे 2y प्राइम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा y के साथ 2. So I will have my second Euler-Lagrange equation will be 0 minus d over dx y prime plus 2z prime equals 0. अब ये जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो y प्राइम प्लस 2z प्राइम इक्वल्स c2, ये इक्वेशन बन जाती है. अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरा, अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो y डबल प्राइम प्लस 2z डबल प्राइम इक्वल्स नॉट आती है, ये भी बन जाती है. और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. अब इन दोनों में से किसी एक को, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लेता हूँ तो आई कैन राइट हेयर z prime equals to minus 2y prime plus c1. अब यहाँ पे z prime की वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ. सेकेंड आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है, सेकेंड आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन विल बिकम y डबल प्राइम प्लस 2z डबल प्राइम है तो ये माइनस 2y थर्ड डेरिवेटिव प्लस 0 इक्वल 0 बन जाएगी. This will become minus 4y third derivative
प्लस वाई सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल 0. ये थर्ड, दिस इज द थर्ड ऑर्डर ordinary differential equation which is fortunately once again homogeneous and you can easily solve this one. ठीक है, इसका इनफैक्ट क्या होगा, -4m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल्स नॉट. ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई. m इक्वल्स 0 0 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है और m इक्वल्स 1/4 ये रूट्स आ रही हैं एंड यू विल राइट द सोल्यूशन विच इज y of x equals c1 e raised to power 0x plus c2x e raised to power 0x plus c3 e raised to power 1/4x. ये सोल्यूशन आ गया. जब y of x का सोल्यूशन आ जाएगा आप इस इक्वेशन से z भी डिटरमिन कर सकते हैं. z आपके पास कैंडिडेट्स आ जाएंगे कर्व्स विच मिनिमाइज दिस वन. अब ये सेकंड प्रॉब्लम जो है ये भी बड़ा सिंपल है. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास f2 क्या है, f2 नाउ वी हैव 2yz minus 2y square plus y prime square minus z prime square. तो हमारी Euler-Lagrange equations once again we have one dependent variable and one independent variable and two dependent variables. So we have the partial derivatives, Euler-Lagrange equation partial f 2 over partial y जो है ये हमारे पास 2z minus 4y ये बनेगा और partial f2 over partial y prime जो है ये 2y prime हमारे पास बनेगा. So the first Euler-Lagrange equation will be 2z minus 4y minus 2y double prime equals 0. ये पहली मेरी इक्वेशन आ रही. दूसरी मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन मेरी उसके लिए मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. z ये 2y that's it और partial f2 over partial z prime ये मेरा बनेगा -2z prime. अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माई इक्वेशन विल बी partial f or partial z which is 2y minus d over dx जो कि प्लस 2z डबल प्राइम इक्वल 0. ये दो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. अब z को इस इक्वेशन से वी विल हैव द एक्सप्रेशन ऑफ z और z डबल प्राइम यहाँ पे आप डाल दें. अगेन वंस अगेन यू विल हैव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जिसको होमोजीनियस होगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स व्हिच आई जस्ट शो यू. इनफैक्ट बार बार मैं कह रहा हूँ आई डिडंट कंप्लीट दीज 3 एग्जांपल्स. ठीक है, कंप्लीशन जो है वो आपने ज़रूर करनी है. फॉर एग्जांपल इसमें जो है लास्ट एग्जांपल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था. इसमें आपने जो है ये y ऑफ x निकाल लिया, z ऑफ x को छोटे छोटे थोड़े थोड़े स्टेप्स रहते हैं जो कि आपने करने हैं. इसमें आपने थोड़ा सा लेंथी काम है कि आपने z की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट करके z गेट द वैल्यू फ्रॉम हेयर पुट हेयर. अब ये सेकंड ऑर्डर z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर y के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आएंगे. अब यहाँ पे z का डबल डेरिवेटिव है. इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू हैव फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को यू हैव टू सॉल्व फॉर गेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस सेकंड प्रॉब्लम. ठीक है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वन. आई विल मूव फर्दर ऑन. जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर स्टार्ट करते हुए कहा था कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज दिस वन कि आप वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म. इसका मतलब क्या है कि ये आपका j ऑफ y था.
अब अगर ये कर्व y जो है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि y ऑफ x डिफाइंड था, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी जाए, यानी कि x ऑफ t और y ऑफ t, we defined another parameter t belongs to interval t0 and t1 such that for all t belongs to this interval we are having this pair of coordinate which describes y of x. For example, सर्कल जो है, सर्कल की x square plus y square equals r square. This is the complete circle. और let me tell you कि why we should study the parametric equations of certain curves. अब ये सर्कल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, लेकिन इसका अगर आप y स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखें और y इक्वल्स प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये एक फंक्शन नहीं है. प्लस साइन वाला जो है, एवरीबॉडी नोज कि ये ऊपर वाला सर्कल डिनोट करता है, माइनस साइन वाला जो है ये नीचे वाला पार्ट करता है. अब ये इंपॉर्टेंट कर्व है, हम चाहते हैं कि इसको एज अ फंक्शन डिस्क्राइब करें, तो हम क्या करते हैं, इसके हर पॉइंट को, हर कोऑर्डिनेट को x ऑफ t इक्वल्स r cos ऑफ t, y ऑफ t इक्वल्स r sin of t. This is the motivation for defining for certain curves the parametric equations. Now x coordinate and y coordinate both are could be treated as a function itself. अब ये जो एज अ फंक्शन हम पूरे सर्कल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमने एक न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके हमने ये इक्वेशंस जो हैं हर सर्कल के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक नए पैरामीटर से डिफाइन कर दिया. अब अगर फंक्शनल हमारा इस तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशंस से डिस्क्राइब किया जाए तो देखते हैं कि आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस क्या बनती हैं, क्या चेंज आता है. So far we have considered functionals of curves given by explicit equations, that is equations y equals yx in two-dimensional case, and this is not the scenario in all the situations in physical world. However, it is often more convenient to consider functionals of curves given in parametric form. पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व्स को दिया गया हो, ये कन्वीनियंट होता है. फॉर एग्जांपल सर्कल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि सर्कल जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अगर फॉर्म में दिया गया हो तो हर कोऑर्डिनेट जो है वो एज अ फंक्शन बिहेव करता है. सपोज दैट इन द फंक्शनल दिस वन वी विश टू रिगार्ड द आर्गुमेंट y as a curve which is given in parametric form rather than in this form, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है. Then the functional becomes this one. अब आपका फंक्शनल जो है वो ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला फंक्शनल जो है, यानी कि x भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम, y भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जो dy ओवर dx था ये इनफैक्ट क्या बन जाएगा, जो dy over dx will be dy over dt divided by dx over dt. अब ये dy over dt इसको तो हमें पता है कि हम y डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एनालिटिकल डायनामिक्स में, तो इसी तरह ही करते थे. वो ही नोशन जो है वो हम यहाँ पे लेके आते हैं x डॉट. सो dy जो कि y प्राइम था, it could be replaced by y dot and x dot whenever your curve y equals x is given in terms of parametric equations. So my functionals become this one. अब ये इनफैक्ट क्या है, ये फंक्शनल किस किस पे डिपेंड कर रहा है. ये फंक्शनल जो है I can redefine this one by naming another function phi which depends on x, y, y dot and x dot, and your independent variable, आपका जो independent variable है वो क्या है, the parameter
t. ऑफ कोर्स आप जब ये x0 और x1 है, आपकी लिमिट्स भी जो है वो भी चेंज होंगी, जो पैरामीटर का इंटरवल है, विच इज इन दिस केस इन दिस स्लाइड t0 एंड t1. अब ये आगे यही लिखा हुआ है, वेयर द ओवर डॉट डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, that is as the functional depending on two unknown functions x of t and y of t. The function phi appearing in the right hand side does not involve t explicitly. Explicitly involve नहीं है t का, इसको हम later on exploit करेंगे कि ये explicitly t पे depend नहीं कर रहा, यानी कि t इस तरह नहीं है. And is positive homogeneous. ये function जो है पॉजिटिव होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, क्योंकि इसी फंक्शन का नाम हमने ये रखा है ना. लेट्स चेक कि ये होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं. होमोजीनियस फंक्शन, लेट मी रिकॉल यू, ऐसे फंक्शन होते हैं कि f ऑफ x इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री p सच दैट कि अगर आप f का इनपुट जो है वो लैम्डा पुट करें, एंड यू विल सी कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इट बिकम्स लैम्डा p f ऑफ x, देन वी विल से द सिस्टम इज होमोजेनियस डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री p. अब अगर p इक्वल्स 1 हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज होमोजेनियस डिग्री ऑफ ऑर्डर 1. और अगर लैम्डा जो रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर था, अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर्स पे हो तो हम कहते हैं द फंक्शन इज पॉजिटिव होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम दिस डेफिनेशन अगर फाई हमारा होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, पॉजिटिव होमोजेनियस, तो अगर कोई देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर, अगर हम किन किन आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट है x ऑफ t और y ऑफ t से, t डॉट, अगर हम इसको रिप्लेस करें देन दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब आप जो है यहां से इजीली चेक कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इन फैक्ट होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. यहाँ पे ये मैंने आपको नहीं बताया था कि ये कहाँ से आ रहा है जब हम लास्ट स्लाइड में, क्योंकि हमारा फंक्शनल यहाँ पे dx था. अब x फंक्शन है t का, तो जब इसका डिफरेंशियल मैं लूंगा dx, तो वो ऑफ कोर्स x डॉट इनटू dt बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ x इफ x इज द फंक्शन ऑफ टाइम. तो यहाँ पे ये x डॉट t dt जो है ये इस वजह से आ रहा है. अब फाई जो है वो इनफैक्ट इससे डिफाइंड है. फाई के इनपुट की जगह x डॉट और y डॉट की जगह हमने लैम्डा x डॉट लैम्डा y डॉट यहाँ पे पुट कर दिया. आप देखें यहाँ पे तो लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, f पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे x डॉट जब हम डिफरेंशियल लेंगे x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और उसका डिफरेंशियल लेंगे, और लैम्डा रियल नंबर है तो लैम्डा आउटसाइड चला जाएगा, तो d ऑफ x किसके इक्वल आएगा, x डॉट dt के. सो वी कैन इफ फाई इज डिफाइंड बाय दिस वन, और इसी से ही हमने देखा है कि अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हो तो इसी से ही चेंज होगा. देन वी कैन इजीली सी दैट कि यहाँ पे अगर x डॉट और y डॉट की जगह यहाँ पे मैं लैम्डा x और लैम्डा y डॉट डाल दूं तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा आएगा एक्स्ट्रा. इस लैम्डा क्योंकि रियल नंबर है ये आई कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल, बाकी सारा इंटीग्रल जो है वो मेरा एग्जैक्टली यही बनेगा विच इज फाई एक्स वाई टी. सो वेयर फॉर एवरी लैम्डा ग्रेटर देन 0, वेयर आपका जो है मैंने ये साबित कर दिया है कि फाई डिफाइंड बाय दिस वन, दिस फंक्शनल इज इन फैक्ट पॉजिटिव होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1,
with respect to the arguments x dot and y dot. जब आपका फंक्शन जो है वो मोर देन वन वेरिएबल होता है तो आप जो है आप ये चेक करते हैं कि होमोजीनियस जो है वो किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट है, ठीक है। Wi-Fi is positive homogeneous of degree 1, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Why not lambda less than 0? लैम्डा नेगेटिव जो है उसके लिए ये होमोजीनियस, ये फाई जो है होमोजीनियस डिग्री 1 नहीं है। काउंटर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी हुई है। लेट मी कमेंट समथिंग ऑन दिस काउंटर एग्जांपल कि काउंटर एग्जांपल मैथमेटिक्स में होती क्या है। देखिए, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होती है ना, उसको या तो प्रूफ आप करेंगे या डिसप्रूफ करेंगे। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूं कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसको अगर मैंने साबित करना है तो मैं आई विल टेक टू आर्बिट्रेरी इवन नंबर्स and I will show that their sum is also even. लेकिन अगर किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने डिसप्रूफ करना है तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है I will just have to construct one example where the mathematical statement is false. उसको हम कहते हैं कि ये काउंटर एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। अब इसकी निगेशन मैं बना लेता हूं। मैं ये स्टेटमेंट बनाता हूं द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन ऑड नंबर। आप फौरन कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि आप कोई से दो इवन नंबर लें, 2 + 4 करें, आंसर 6 है, लेकिन स्टेटमेंट आपकी कह रही है, जो मैंने बोली है कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑड। तो ये तो एक ऐसी एग्जांपल मिल गई है कि 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, उनको ऐड किया तो 6 इज एन इवन नंबर, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। तो ये स्टेटमेंट को डिसप्रूफ करने के लिए आई नीड ओनली वन काउंटर एग्जांपल। अब ये 2 + 4 = 6 वाली जो है, दिस एग्जांपल सर्व एज काउंटर एग्जांपल in order to disprove the statement which states that sum of two even numbers is odd. अब दूसरी स्टेटमेंट लेते हैं कि sum of two even numbers is even. अब ये स्टेटमेंट जो है, आप कोई से दो इवन नंबर लें, 2 + 4 6, 8 + 8 16, इवन नंबर ही आ रहे हैं। अब इसको प्रूफ किस तरह करना है? प्रूफ जो है, आई कैन नॉट टेक द पर्टिकुलर एग्जाम्पल, I have to take any arbitrary even number. In fact, the two arbitrary even numbers, उनको sum up करो। अब even numbers की properties use करके I can easily show that कि अगर if I have two even numbers x and y, let's say, then x should be equals 2 into some integer and y should be equals 2 into some another integer, let's say m and n. उन दोनों को ऐड करें, 2 कॉमन आएगा। दैट इज द वे ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी जितने भी हमने थ्योरम्स के प्रूफ किए, हमने कोई पर्टिकुलर फंक्शंस लेके नहीं किए। दैट इज, और प्रूफ करने के डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती हैं। जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स वी हैव प्रूव्ड आर बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन, कि हम जो साबित करना होता है उसके उलट सपोज कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो काउंटर एग्जाम्पल, ये सब मैंने तकरीर इसलिए की है कि आपको काउंटर एग्जाम्पल की अहमियत जो है, सिग्निफिकेंस जो है, उसके बारे में कुछ बता सकूं। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल, वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ। अगर काउंटर एग्जाम्पल जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो कि स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के सब हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रही हो, बट द कंक्लूजन इज फॉल्स, देन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये जो स्लाइड पे चलते हैं, अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में अगर दिया गया हो
हमारा कर्व y ऑफ x, तो हमारा ये क्लेम है कि जो नया फंक्शनल बनेगा इन टर्म्स ऑफ द न्यू पैरामीटर t, वो फंक्शनल जो है वो फाई पे डिपेंड करेगा, हमने अपनी स्लाइड में नाम दिया है, और वो फाई जो है पॉजिटिव होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 1 का। अब डिग्री 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डॉट y डॉट तो समझ आता है, नेगेटिव का क्यों नहीं हो सकता, लैम्डा यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए यहाँ पे ये काउंटर एग्जांपल मैंने बनाई हुई है। लेट्स गो थ्रू दिस काउंटर एग्जांपल। कंसीडर द आर्क लेंथ फंक्शनल। आर्क लेंथ फंक्शनल, ये फंक्शनल है ना j ऑफ x एंड y। अब आपका ये कर्व जो था y ऑफ x आर्क लेंथ, कोई भी कर्व था, एनी कर्व, किसी भी कर्व की आर्क लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है x ऑफ t एंड y ऑफ t। तो आर्क लेंथ प्रॉब्लम जो है वो आपका ये बनता, whose value does not depend on the direction on which, अब ऑब्वियसली ये डिपेंड नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में कर्व जो है ट्रेवर्स किया जा रहा है, बट द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी, अगर if for this I replace x dot with lambda x dot, y dot with lambda y dot, तो क्या होगा मेरा ये जो है, अब ये मेरा फंक्शनल क्या बनेगा, लैम्डा x डॉट प्लस लैम्डा y डॉट। अब स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉमनली आ जा सकता है और ये मेरा x डॉट प्लस y डॉट बनेगा। लेकिन ये जो है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, अगर लैम्डा नेगेटिव हो बट द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1, एक तो डिग्री भी 1 नहीं बन रही, और अगर लैम्डा नेगेटिव हो तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। सो दिस इज वन काउंटर एग्जांपल which shows that your lambda cannot be negative number, lambda आपका हमेशा positive number से होगा। That's why we have written here positive homogeneous function of degree 1, यहाँ पे ये इसीलिए लिखा है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इनफैक्ट हम एक रिजल्ट जो है, थ्योरम जो है वो प्रूफ करना चाहते हैं। कन्वर्सली अब इसका पहले तो हमने वन वे कर लिया। वन वे क्या किया है कि अगर y ऑफ x हमें दिया गया हो, इफ वी आर गिवन y ऑफ x पैरामीट्रिक इक्वेशंस x ऑफ t एंड y ऑफ t, हमने फंक्शनल को चेंज करके देखा तो फंक्शनल फाई जो है वो पॉजिटिव होमोजीनियस, फाई की क्या प्रॉपर्टी थी, फाई डज नॉट हैव टी एक्सप्लिसिटली जो है टी नहीं है। फिर फाई पॉजिटिव होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। अब हम ऐसा फंक्शनल ले रहे हैं जिसमें t एक्सप्लिसिटली नहीं है, whose integrand, ऐसा फंक्शनल whose integrand phi does not involve t explicitly। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, उल्टा असल में चलना चाह रहे हैं हम। एंड इज पॉजिटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 विद रिस्पेक्ट टू x डॉट एंड y डॉट। और ये दोनों कंडीशंस जो हमने पैरामीट्रिक कर्व लेके वेरीफाई की थी कि ये दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं, इन दोनों कंडीशंस को ले लिया। अब क्वेश्चन अराइजेस, नाउ वी शो दैट द वैल्यू ऑफ सच अ फंक्शनल डिपेंड्स ओनली ऑन द कर्व इन द xy प्लेन डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस से जो है कर्व सिर्फ एक यूनिक कर्व पे डिपेंड करेगा एंड नॉट ऑन द फंक्शंस x ऑफ t एंड y ऑफ t। x ऑफ t और y ऑफ t के फंक्शंस पे जो है ये डिपेंड नहीं करेगा themselves। अब ये कन्वर्स जो है ये मैं
साबित करने लगा हूं, which means that if we go from t to some new parameter, if we introduce some new parameter tau by setting t equals tau such that dt over d tau, एक नया पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, t को रिप्लेस कर दिया और t इज अ फंक्शन ऑफ tau। तो हम ये मैं ये शो करने की कोशिश करूंगा, प्रूफ ये करूंगा कि जो इंटरवल मेरा चेंज होगा देन माय फंक्शनल विल रिमेन्स द सेम ही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं आता। लेट्स सी कि किस तरह ये करते हैं। अब पूरे का पूरा ये जो फंक्शनल है ये मेरा चेंज होगा इस पे, फाई एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी डी एक्स ओवर डी टॉ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स डॉट था, एक्स डॉट किसके इक्वल था, डी एक्स ओवर डी टी के, वाई डॉट किसके इक्वल था, डी वाई ओवर डी टी के। अब मैंने टी को डिफाइन किया है अनदर वेरिएबल टॉ से, तो मेरा एक्स डॉट ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टॉ, और डी टी मेरा क्या बनेगा, ऑब्वियसली डी टॉ के इक्वल बनेगा, और डी टॉ ओवर डी टी, क्योंकि टॉ मैं चेंज कर रहा हूं अपने वेरिएबल को, सो दिस विल बी माय न्यू फंक्शनल एंड फाई ऑफ एक्स टी विल बिकम दिस वन। इनफैक्ट सिंस फाई, अब मैंने क्या सपोज किया हुआ है कि फाई पॉजिटिव होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन एक्स डॉट वाई डॉट है, इट फॉलोज दैट टी नॉट ये अगर मैं एक्स डॉट डी टी ओवर डी टॉ, इसको मैं डी एक्स ओवर डी टॉ को जो है मैं इस तरह लिख सकता हूं, डी एक्स ओवर डी टी, जो कि पिछली स्लाइड पे भी लिख रहा था, डी टी ओवर डी टॉ, इस तरह मैं लिख सकता हूं, ये मेरा एक्स डॉट है, एक्स डॉट है, डी टी ओवर डी टॉ। सिमिलरली डी वाई ओवर डी टी जो है, जो कि इनफैक्ट वाई डॉट है, सॉरी ये वाई डॉट नहीं है, डी टॉ मैं यहां पे ले रहा हूं, इक्वल्स डी एक्स वाई ओवर डी टी मैं ले सकता हूं, और डी टी ओवर डी टॉ ले सकता हूं। डी वाई ओवर डी टी ये मेरा वाई डॉट है, डी टी ओवर डी टॉ एज इट इज आ जाएगा। अब इन डेरिवेटिव्स को मैंने इस तरह रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेसमेंट जो है, लेकिन फाई जो है एक्स डॉट और वाई डॉट का होमोजीनियस पॉजिटिव होमोजीनियस फंक्शन है 1 का। अब अगर डी टी ओवर डी टॉ ग्रेटर देन 0 है, इट कुड बी ट्रीटेड एज लैम्डा, ठीक है। तो मैं आई विल हैव दिस outside from my phi because phi is positive homogeneous of degree 1, ठीक है। तो इसको मैं लैम्डा ट्रीट करके इसको आई कैन टेक इट आउटसाइड, इसको आउटसाइड चला जाता है और ये मेरा डी टॉ ही है। सो अल्टीमेटली आई विल हैव दिस functional in fact equals t naught t1 phi x y x dot y dot dt. We have proved the necessary and sufficient conditions। क्या अब कन्वर्स भी हमने कर लिया कि वो जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन से अगर कोई कर्व डिफाइन किया गया है तो द चॉइस ऑफ द पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका फंक्शनल जो है। वी हैव प्रूव्ड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर a functional for which y of x is defined by parametric equations। पैरामीट्रिक इक्वेशन से जो हमने डिफाइन किया, इनफैक्ट मैंने बोथ वे साबित कर दिया। क्या साबित किया है कि अगर हमारा कर्व जो है y of x जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में दिया गया हो तो हमारा फंक्शनल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा जिसका इंटीग्रेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा एंड
that integrand is in fact positive homogeneous of degree 1 with respect to the variables x dot and y dot. ये मैंने साबित किया. फिर मैंने उल्टा क्या चला कि अगर कोई मेरा फंक्शनल जो है वो डिफाइन एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड ना कर रहा हो और जो इंटीग्रेंड है वो पॉजिटिव होमोजेनियस डिग्री 1 का फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड आर्गुमेंट, तो फिर हमारा जो है जो कर्व फंक्शनल जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ द पैरामीटर जो है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि पैरामीटर अगर हम कोई और ले लें, इंटरवल कोई और ले लें, तो उस पे नहीं, कर्व पे ही ये हमने नेसेसरी एंड बोथ वे जो है हमने ये साबित कर दिया. अब इसको जो है हम एज अ थ्योरम जो है वो स्टेट करते हैं. प्रूफ मैंने कर दिया बोथ वे. So a necessary and sufficient condition for the functional phi txy x dot y dot ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में दिया हुआ कि भाई to depend only on the curve in the xy plane defined by the parametric equations given by x equals x of t, y equals y of t, and not on the choice of the parametric representation of the curve is that the integrand should not involve t and integrand should be positive homogeneous function of degree 1. For example, आज की ही एग्जाम्पल में, आज के ही लेक्चर में हमने इस तरह का फंक्शनल जो है वो इवेल्युएट किए हैं कि 0 से 1 पे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस. इनफैक्ट ये किए हैं z प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस 2y z dx, इस तरह के फंक्शनल फॉर एग्जांपल. अब आप ये चेक करना चाहें कि ये फंक्शनल जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अगर y और z जो है वो ये तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए ना, z फॉर एग्जांपल रिमूव कर दें, यानी कि फंक्शनल इसको कंसीडर करें 0 to 1. वैसे ये जनरलाइज भी किया जा सकता है लेकिन मैं उस पर नहीं अभी जा रहा. y प्राइम स्क्वायर प्लस 2y dx. अब आप देखें ये फंक्शनल जो है ये x पे, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x पे तो नहीं ना डिपेंड कर रहा, या फिर x की बजाय यहाँ पे t कर लें, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको पैरामीटर के साथ. अब आप यहाँ देखें यहाँ पे t एक्सप्लिसिटली नजर नहीं आ रहा. ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, t एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन नहीं है उसका. सेकंड कंडीशन, ये जो इंटीग्रेंट है ये होमोजीनियस इंटीग्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, और ये प्राइम जो है प्राइम इज इन फैक्ट कोरस्पॉन्ड टू द डॉट. सो मैं ये भी चेक करूंगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है. अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, पॉजिटिव होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होगा, देन इट विल बी माय I can apply this result on this functional. So for each functional given, you can check whether the parametric equations जो हैं अगर curve y of x की दी गई हो तो वो आपकी Euler-Lagrange equations जो हैं वो change होंगी या नहीं होंगी. I think we are at the end of our lecture. बाकी इसकी एप्लीकेशंस और इस थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह फंक्शनल्स पे यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर रिजल्ट्स अगर फंक्शनल में कर्व जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे दिया गया हो. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस. अल्लाह हाफिज.